राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ये उन किसान भाइयों के लिए है जो आने वाले समय में गन्ने की बिजाई करने वाले हैं। सामने एक गन्ने की बिजाई वाला खेत भी है। तो आज का जो विषय है वो ये है कि किसान भाई इस टाइम लपेटा लपेटी में लग जा। मैं कहने का मतलब लपेटा लपेटी में किस चीज की, मैं कि जैसे बिजाई से पहले जी डाई भी लगा दिया, यूरिया भी लगा दिया और कीटनाशक भी यूज कर दिया, फंगीसाइड भी यूज कर दिया, जो तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है उन्हें भी यूज कर दिया। मतलब कहने का यो है इतनी सारी दवाई एक जगह रला मिला के उन्हें लगावे है, तो उससे कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ तो किसान का नुकसान जरूर होता होगा। तो आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कुशलवीर सिंह जी से कि किसान भाई कैसे संतुलित उर्वरक का प्रयोग करके अपनी जो गन्ने की बुआई है उसे अच्छी तरीके से कर ले और एक अच्छी पैदावारी की तरफ ने गन्ने की फसल ने मोड़ सके। तो सामने कुशलवीर सिंह जी है, एक बार उससे परिचय करवाएंगे। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर कैन डेवलपमेंट मैनेजर सिंभावली शुगर्स लिमिटेड सिंभावली जी। जैसा आपका सवाल है कि बुआई का समय बहुत नज़दीक आ चुका है, आज 18 फरवरी है और ये मान के चलिए कि 15 फरवरी के बाद बुआई शुरू हो जाती है। जैसे गन्ने के जो खाली खेत हुए उनमें, आलू के खेतों में, कुछ दिन बाद मटर के खेतों में, इसके बाद जो जई चारे में यूज़ किया उनके खेतों में ये बुआई शुरू हो जाती है। कुछ सब्जियों के भी खेत रहते हैं। यहाँ इस क्षेत्र में पत्ता गोभी वगैरह की खेती भी अच्छी तरह से होती है काफ़ी क्षेत्रफल में, तो उसमें गन्ने की बुआई शुरू हो चुकी है या होने वाली है। बुआई करते समय किसान भाई किन किन बिंदुओं का ध्यान रखें। नंबर 1, देखो आज जमीन में जीवांश कार्बन की कमी होती जा रही है। किसानों ने पशु रखने बंद कर दिए, गोबर की खाद खेतों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो किसान भाई गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद या चीनी मिल की मैली प्रेसमड, डिकम्पोज प्रेसमड का खेतों में अवश्य प्रयोग करें। इसके लिए कम से कम 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बायो कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो या कंपोस्ट खाद हो, इसका प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है बुआई से पहले। दूसरे, अब जो समय चल रहा है इसमें बुआई आप पलेवा करके ही करें। सूखे खेत में बुआई करके पानी ना लगाए, उससे जर्मिनेशन प्रभावित हो सकता है। जब खेत की आप तैयारी करें तो तैयारी करते समय अंतिम जुताई से पहले एक बार 4 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर को या 2 लीटर ट्राइकोडर्मा लिक्विड को गोबर की सड़ी हुई खाद यानी जो 50 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला के खेत में समान रूप से बिखेर दे और उसको रोटावेटर या कल्टीवेटर या हैरो जिससे भी आप आखिरी जुताई कर रहे हैं उससे आप जुताई करके मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। अब आती है बात कूड़ की और बुआई करने की। सबसे पहले बुआई करने में आप बीज का सही सिलेक्शन करिए, सही वैरायटी का चयन करना चाहिए और जो शासन द्वारा स्वीकृत किस्में हैं उन्हीं की आप बुआई करें। बुआई के लिए स्वस्थ खेत से बीज ले, रोग ग्रसित खेत से बीज कदापि न ले और बीज को आप उपचारित करके ही बुआई करें। उपचारित करने के लिए आप एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल आप या कोई भी और अन्य फफूंदीनाशक दवाई उसकी 100 मिलीलीटर मात्रा और 100 लीटर पानी में घोल बना के पेंडों को आप डीप कर ले, उसके बाद बुआई हेतु प्रयोग करें। अब बुआई के लिए आपके अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग मेथड है, तो कम से कम आप 3 फीट का लाइन से लाइन गैप कम से कम रखें। इससे कम गैप बिल्कुल भी ना रखें। इससे गैप रखने से आपकी पैदावार भी अच्छी होगी और फसल में आप रोग और कीटों का समुचित प्रबंध भी आप कर सकते हैं। कूड़ बनाए और कूड़ बनाने के बाद में सबसे पहला काम आप फर्टिलाइजर का करें। बुआई के समय कौन से फर्टिलाइजर आपको डालने हैं, क्योंकि कई वीडियो में मैंने बताया है गन्ने के लिए 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति करने के लिए आपको यदि NPK 12-32-16 मिलता है तो सबसे अच्छा है। 12-32-16 2 बैग प्रति एकड़ यानी 100 किलोग्राम 12-32-16 जो NPK है उसकी 2 बैग प्रति एकड़ की मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें। या NPK के अभाव में यदि आपको DAP प्रयोग करना है तो 70 से 75 किलोग्राम DAP और उसमें 30 से 35 किलोग्राम आप म्यूरेट ऑफ पोटास अवश्य मिला ले। साथ ही साथ 3 किलोग्राम WDG सल्फर का प्रयोग करें। ये आपको बुआई में केवल इतना ही करना है। उसके बाद में
पहले आप खाद और ये मिक्सचर डालें, चाहे आपने एनपी डीएपी लिया है या पोटास लिया है या WDG सल्फर लिया है, आप इनको मिला के पहले इसे डालें और बाद में उसके बाद पेंडा डालें और उसके बाद आप हल्का पाटा लगा दें। तो ऐसा करने से आपका जमाव भी अच्छा होगा और आपको अच्छी पैदावार भी मिलने के चांस है। इसके बाद गन्ने की वानस्पतिक वृद्धि के लिए आपको जो नाइट्रोजन की मात्रा है, तो इसमें लगभग आपका ये मान लीजिए कि 180 किलोग्राम नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप इसमें आप NPK लेते हैं तो 12 किलोग्राम नाइट्रोजन भी आपको मिल जाती है। तो ये मान के चलिए 170 किलोग्राम नाइट्रोजन को लगभग जो 325 किलोग्राम यूरिया से पूर्ति होती है, तो 325 किलोग्राम यूरिया से आप इसकी पूर्ति कर सकते हैं। यूरिया का प्रयोग पहली सिंचाई, जब आप जिसे कोर कहते हैं, कहीं कहीं पे आप पहला पानी भी कहते हैं, जब आप पहला पानी दे रहे हैं, पहला पानी बुआई के लगभग 35 से 45 दिन बाद तक दिया जाता है। तो आप पहली सिंचाई के बाद जब खेत में प्रॉपर नमी हो, नमी की अवस्था में ही आप जो 325 यानी मोटा मान ले 300 किलोग्राम यूरिया की मात्रा है हेक्टेयर में, यदि एकड़ में बात करें तो ये लगभग 120 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की बैठती है। तो 120 का 1/3 40 किलोग्राम यानी मोटा गए तो 1 बैग यूरिया प्रति एकड़ पहली सिंचाई के बाद आप प्रयोग करें। दूसरा, उसके बाद दूसरी या तीसरी सिंचाई पे करें और अंतिम जो यूरिया की मात्रा है वो 30 जून से पहले खेतों में प्रयोग कर देनी चाहिए। इससे आपकी पैदावार अच्छी प्राप्त होगी। साथ ही साथ बीच में आप NPK 18-18-18 या 19-19-19 या 20-20-20 या 0-52-34 कोई सा भी आपको जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। NPK जो पाउच आते हैं 1-1 किलो के, 2 किलो NPK किसी भी कीटनाशक दवाई, जैसे आपको सपोज करो जरूरत पड़ रही है ब्लैक बग को कंट्रोल करने की या किसी भी अन्य कीड़े को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ रही है, जैसे आप प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन आधा लीटर प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करते हैं, तो उसके साथ में आप 2 किलोग्राम NPK 19-19 या 20-20 का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी पैदावार और अच्छी मिलेगी और आपकी फसल भी अच्छी होगी। बीच में आप 10 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर आता है, उसका आप प्रयोग करके भी अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। केवल आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। जो हमारी पिछली वीडियो है जी, उनमें कुछ कमेंट है किसान भाइयों के, तो हम ये सोच रहे हैं उनका भी जवाब होगा जी। बिल्कुल होगा जी। ठीक है जी। विनीत कुमार हैं जी, ये कह रहे हैं भाई जी बोर्ड के खेत में बहुत ज़्यादा खरपतवार हो रही हैं, स्प्रे में 2,4-D मेट्रोबुजिन और राउंड अप का स्प्रे भी कर लिया लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। कोई ऐसी दवाई बताओ जिससे लंबे समय तक खरपतवार से छुटकारा मिल जावे। देखो, जो दवाई का आपने प्रयोग किया है उस दवाई के बाद कोई दवाई ऐसी नहीं बचती। राउंड अप से बड़ा तो कोई इंसेक्टिसाइड नहीं है। और जहां तक मैं बताऊं, जो भीड़ हो सकता है, इस तरह का घास मैं मानता हूं, जैसा इनकी बात से मुझे लग रहा है, जो अजरेटम या नीले फूल वाला कहते हैं इसे, नीले फूल वाला या कहीं कहीं तंबाकू जैसी गंध वाला भी कह देते हैं, ये घास होने की संभावनाएं है। और इसमें पत्ती भी फूक जाएगी तो इसकी डंडी से भी ये हो के चल सकता है। तो इसका समाधान यही है, आप इसकी मैनुअल इसकी खेत की सफाई करा दें, उसके बाद तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। घास ज़्यादा बड़ी हुई थी इसलिए आपकी कोई दवाई उस पर इस टाइम काम नहीं करेगी। ठीक है जी। विकास त्यागी है जी, 150 ml CTPRL प्लस 100 ml इमामेक्टिन ड्रेंचिंग। अगर इमामेक्टिन ग्रेन्यूल फॉर्म में 5% वाली हो तो कितने ग्राम ले सकते हैं जी? 200 ग्राम ले सकते हैं। ठीक है जी। लीसेंटा के कितने मात्रा बीज उपचार में डाल सकते हैं? दुकान वाले 2 पैकेट बता रहे हैं, स्प्रे करने वाला 1 पैकेट और 250 ml फिप्रोनिल बता रहा है। देखो, लेसेंटा की जहाँ तक बात है, 100 मिलीलीटर दवाई प्रति एकड़ के बीज के लिए उपचार में काफ़ी होती है। उसमें आप बीज उपचार कर सकते हैं। और बीज उपचार नहीं कर सकते तो आप 100 मिलीलीटर दवाई को 100 लीटर पानी में घोल के बीज उपचार कर लीजिए। बची हुई दवाई को आप स्प्रे कर सकते हैं, कुंडों में वैसे डाल सकते हैं।
फैजान अली हैं जी, ये बोल रहे हैं 13235 में DAP, पोटास, रीजेंट, सल्फर बोथ ए टाइम डाल सकते हैं क्या? DAP, पोटास, रीजेंट और सल्फर। हाँ देखो, रीजेंट की मैं थोड़ी सी सलाह नहीं देता बोते टाइम डालने की, क्योंकि रीजेंट एक इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड में आप दूसरे इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो मैं कई वीडियो में बताया, टालिस्टार जो बाइफेंथ्रिन है, बहुत अच्छा टेक्निकल है, बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है, जो बुआई के टाइम आप डालेंगे तो दीमक से भी, सफ़ेद गिडार से भी आपको राहत मिलने के चांस है। तो आप रीजेंट की जगह टालिस्टार डाल सकते हैं। बाकी DAP, आपका पोटास और सल्फर, ये तीनों आप डाल सकते हैं। यही सवाल है जी किसान भाइयों के जो है। और जो है किसान भाइयों से एक निवेदन है कि अगर किसी किसान भाई ने जो है कुछ समस्या है तो वो अपना जो है कमेंट कर दे वीडियो के अंदर, हम उसका जो निस्तारण है अगली वीडियो में कर देंगे। और भाई वीडियो ने जो है किसान भाई के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि आप तो लाभ लो, पड़ोसी भी जो आपके मित्र हैं, मित्रगण हैं, वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। ठीक है जी, चल राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय करवाओ जी। वीरेंद्र कुमार, गांव बक्सर, मेरे पिताजी का नाम श्री जगदीश चंद्र। अच्छा, जैसे जो कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे, मैं हम वीडियो में जानकारी लेते रहे, मैं तो कुछ ऐसा तो ना लगता गलत जानकारी नहीं, दे रहे गलत नहीं, हम तो इसको सुन कर और आपके वीडियो देखकर ही काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं और अपनी फसल में भी उसको इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं दवाइयों को जो बता रहे हैं साहब हमें, और फसल भी हमारी बहुत अच्छी हो रही है पहले के मुकाबले। ठीक है जी, ठीक जी। राम राम जी। राम राम जी। ताऊ जी ठीक हो? हाँ ठीक है। अपना परिचय करवाओ जी एक। मेरा नाम जगदीश चंद्र जी। पिताजी का नाम स्वरूप, गांव बक्सर। जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे में है, हाँ। हम जो सवाल भी रखे हैं तो कहीं ऐसा तो ना लग रहा कि कुशलवीर सिंह जी के हाथ में कोई पर्चा है? नहीं, कोई नहीं। डायरेक्ट जो है, जो जानकारी हम पूछ रहे हैं वो डायरेक्ट ले रहे हैं ना एकदम से? डायरेक्ट ले रहे हैं। ठीक है जी। तो भैया आज की जो वीडियो है ये स्पेशल उन किसान भैया के लिए ही जो गन्ने की बिजाई करेंगे, तो उन्हें क्या लपेटा लपेटी से बचने, जो चीज़ डॉक्टर साहब ने बताई है उनका ही प्रयोग करें। एक साथ जितना ज़्यादा उर्वरक या कीटनाशक का प्रयोग करोगे तो उससे भी फसल पे अच्छा जमाव नहीं आएगा। तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, और भाई जिस किसी किसान की कोई भी समस्या हो तो वो कमेंट कर दे वीडियो में, हम अगली वीडियो में उनके कमेंट के जवाब दे देंगे। ठीक है जी, राम राम जी। राम।